नमस्कार, कैसे हैं आप। जैसा कि हमने आपको बताया था कि एमसीक्यू क्वेश्चन हम बाद में करवाएंगे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी हम आपको बाद में करवाएंगे। तो पॉलिटिकल साइंस में ये अब हमने प्रारंभ कर दिया है। 3 लेसन के हम वीडियो एमसीक्यू क्वेश्चन के करवा चुके हैं। आज हम चौथा अध्याय यानी कि 4th अध्याय लेके आए हैं। इसका शीर्षक है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। तो आपको याद होगा कि हमने क्या पढ़ा। पहले अध्याय में हमने क्या पढ़ा था? शीत युद्ध का दौर। दूसरे अध्याय में क्या पढ़ा था? एक ध्रुवीय विश्व। तृतीय अध्याय में हम लोगों ने क्या पढ़ा? अमेरिकी वर्चस्व। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, यानी कि एक ध्रुवी जो विश्व है उसमें सत्ता के अलग अलग केंद्र बन रहे हैं। सत्ता के केंद्रों में बढ़ोतरी हो रही है। ये ध्रुव तो नहीं हो रहे हैं, लेकिन नए, जैसे आकाश में एक सूर्य है, सूर्य के साथ छोटे छोटे तारे हैं। तो सूर्य का प्रकाश अलग है, तारों का प्रकाश अलग है, लेकिन ऐसे ही विश्व राजनीति में सत्ता के वैकल्पिक केंद्र नए पैदा हो रहे हैं। वो कौन से केंद्र हैं और किस प्रकार से वो आगे बढ़े, वो हम पहले पढ़ा चुके हैं। आज हम एमसीक्यू क्वेश्चन में और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। और यहां जितने क्वेश्चंस की चर्चा की जा रही है उससे ज्यादा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, लेकिन प्रत्येक पाठ के लिए, जैसे पहले पाठ का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर भी आ रहा था उसको हमने हटा दिया, क्योंकि वो हम पहले पाठ में पढ़ा चुके हैं। इसलिए पहले पाठ में जो चीज पढ़ा दी गई दूसरे में तीसरे में, तो वही चीजें चलती रहेंगी। ये एक क्रमबद्ध अध्ययन है, इसलिए आप किसी भी क्वेश्चन को छोड़िएगा मत जो हमने पढ़ा दिया है। हम स्वयं से उतना कम लेके चल रहे हैं, उतना छोड़ के चल रहे हैं। चलिए, सबसे पहले इसमें देख लेते हैं कि इसमें जो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं, इस क्वेश्चन में किसने खुले द्वार की नीति अपनाई? इन देशों में से कौन सा देश ऐसा है जिसने खुले द्वार की नीति को अपनाया? तो जैसा आप जानते हैं कि खुले द्वार की नीति को अपनाने वाला केवल एक ही देश है जिसने खुले द्वार की नीति को अपनाया। उसको हम क्या कहते हैं? चाइना। चीन ने सबसे पहले एक नीति को अपनाया जिसे उसने कहा खुले द्वार की नीति। क्यों? क्योंकि चीन एक बंद इकोनॉमी था और बंद इकोनॉमी के बाद फिर उसने खुले द्वार की नीति को अपनाया और पूंजीवादी देशों से मिलना शुरू किया। इसलिए चाइना के बारे में स्पेशली ये पढ़ा जाता है। ठीक है, यहां इससे ज्यादा विस्तार में नहीं जाएंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है कि आसियान वे या आसियान शैली क्या है? आसियान, जैसा कि आप जानते हैं, एक क्षेत्रीय संगठन है। तो आसियान की एक शैली है, आसियान का एक वे है, एक मार्ग है। तो वो आसियान शैली और आसियान वे क्या है? चलिए, इसको हम लोग देख लेते हैं कि आसियान सदस्यों के अनौपचारिक और सहयोगपूर्ण कामकाज की शैली को ही आसियान वे या आसियान शैली कहा जाता है। समझ में आया? नहीं समझ में आया? चलिए फिर से समझ लेते हैं। आसियान वे या आसियान शैली क्या है? आसियान सदस्यों के अनौपचारिक और सहयोगपूर्ण, उसमें कोई औपचारिकता नहीं होती है, अनौपचारिक और सहयोगपूर्ण कामकाज की शैली को ही क्या कहा गया? आसियान वे या आसियान शैली कहा जाता है। बस, इससे ज्यादा इसमें जानने की आवश्यकता नहीं है। अब आता है कि यूरोपीय आर्थिक समुदाय का गठन कब हुआ?
हम यहां क्या पढ़ रहे हैं? सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। तो सत्ता का वैकल्पिक केंद्र कौन सा हुआ? आसियान हुआ। आसियान के बाद क्या हुआ? यूरोपीय संघ हुआ। तो यहां ये पूछ रहे हैं कि यूरोपीय आर्थिक समुदाय का गठन कब हुआ, यानी किस वर्ष हुआ? तो यूरोपीय आर्थिक समुदाय का गठन 1957 में हुआ। कब हुआ? 1957 में हुआ। ठीक है ना, एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन है। चलिए अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन जो हमारा है कि नई मुद्रा, यानी यूरोप में एक नई मुद्रा का चलन हुआ था जिसको कहते हैं यूरो। क्या कहते हैं? यूरो। उसी से संबंधित है ये कि नई मुद्रा यूरो को कितने देशों ने अपनाया, यानी यूरोप के वो कितने देश हैं जिन्होंने यूरो को अपनाया? तो वो 12 देश हैं। कितने देश हैं? 12 देश हैं जिन्होंने यूरो को अपनाया, अपनी मुद्रा के रूप में यूरो को अपनाया। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जो है आसियान का। आसियान किसका संगठन है? आसियान, जैसे यूरोपीय संघ कहा वैसे ही आसियान है। तो आसियान जो संगठन है वो किन देशों का संगठन है? यहां पूछने का मतलब यही है कि आसियान किन देशों का संगठन है या किस क्षेत्र का संगठन है, क्योंकि ये क्षेत्रीय संगठन है। तो क्षेत्रीय संगठन में आसियान किस क्षेत्र का संगठन है? तो ये देख लीजिए कि आसियान जो है वो दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संगठन है। यानी इस क्वेश्चन में गा या सी विकल्प सही है। सी विकल्प क्या कह रहा है? कह रहा है दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संगठन है आसियान, जिनको क्या कहा जाता है? जिनको एशियन टाइगर्स बोला जाता है। इनकी विकास की गति इतनी तेज थी इसीलिए इनको एशियन टाइगर्स के नाम से पुकारा जाने लगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो है कि यूरोपीय संघ से आप क्या समझते हैं? यूरोपियन संघ से, जो यूरोपियन संघ है उससे आप क्या समझते हैं, क्या उसके बारे में जानते हैं? तो उसका सीधा सा अर्थ है कि यूरोपीय देशों का महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन है यूरोपियन संघ। कौन सा है? यूरोपियन देशों का महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन है ये। यूरोपीय संघ का आर्थिक, सैनिक, राजनीतिक तथा कूटनीतिक रूप से विश्व राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान है। यूरोपीय संघ क्या है? एक क्षेत्रीय संगठन है। और ये जो क्षेत्रीय संगठन है ये मूलतः काम क्या करता है? ये आर्थिक काम करता है, लेकिन आर्थिक के साथ साथ यह सैनिक, राजनीतिक तथा कूटनीतिक रूप से भी विश्व राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। विश्व राजनीति में महत्वपूर्ण जगह उसको प्राप्त है, यानी कि छोटे छत्रप के रूप में भी यूरोपियन संघ को स्वीकार किया जाता है। अब समझ लेते हैं कि जो हम आसियान कह रहे थे कि आसियान से आप क्या समझते हैं और कब इसकी स्थापना हुई और कितने सदस्य देश इसमें सम्मिलित थे। तो आसियान की स्थापना कब हुई? आसियान की स्थापना अगस्त 1967 यानी कि 1967 अगस्त 1967 में इसमें प्रारंभिक सदस्य कौन कौन से थे? इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर ने इसकी स्थापना की। यानी कि प्रारंभिक जो सदस्य थे, याद रखिएगा प्रारंभिक सदस्य पूछ सकता है आपसे, प्रारंभिक सदस्य कौन कौन से थे? इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर ने इसकी स्थापना की। अब इसमें एक क्वेश्चन आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 2 बाल्टिक गणराज्यों के नाम लिखिए। यानी कि बाल्टिक गणराज्य तो काफी हैं, लेकिन 2 बाल्टिक गणराज्यों के नाम लिखिए।
तो कौन कौन से आप नाम लिखेंगे? दो नाम कोई भी लिख देंगे, जैसे एस्टोनिया है और लाटविया है। कौन सा है? एस्टोनिया है और लाटविया है। ठीक है, चलिए, ये फैक्चुअल क्वेश्चन था, इसको ज्यादा विस्तार से नहीं जाएंगे, इसको यहीं तक रखते हैं। अब सीधे चलते हैं कि चीन ने खुले द्वार की नीति को कब अपनाया और किसके शासनकाल में अपनाया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि चीन क्या थी? वर्ल्ड इकोनॉमी थी, क्लोज्ड इकोनॉमी थी। उसने क्या किया? अपने द्वार विश्व के अन्य शक्तियों के लिए खोले। तो वो किसके शासनकाल में खोले और कब खोले, ये आपको दोनों ही चीजें याद रखनी पड़ेंगी कि चीन ने 1978 में 1978 में देंग सियाओपिंग, वहां के शासक थे देंग सियाओपिंग, ने इस खुली नीति को अपनाया या स्वीकार किया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और इसी से संबंधित और एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है चाइना से संबंधित। क्या है वो चाइना से संबंधित क्वेश्चन? कि विश्व में कब और कहां कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार सर्वप्रथम लोकतांत्रिक चुनाव के आधार पर बनी? लोकतांत्रिक चुनाव के आधार पर बनी। कहां पर बनी? चाइना में बनी। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि चाइना क्या है? मार्क्सवादी देश है, साम्यवादी देश है। साम्यवाद में क्या होता है? क्रांति के माध्यम से सत्ता को छीना जाता है। लेकिन यहां क्या हो रहा है? यहां उल्टा हो रहा है। यहां पर पूंजीवादी व्यवस्था क्या है? लोकतंत्र, जनता का शासन, ये पूंजीवादी व्यवस्था में आता है। तो मार्क्सवादी देश, साम्यवादी देश चाइना ने यह स्वीकार किया कि वो लोकतांत्रिक चुनाव के माध्यम से अपने शासक का चुनाव करेगी। तो साम्यवादी देशों में ये पहला ऐसा देश था जिसने चुनाव या लोकतंत्र के माध्यम से अपने शासकों का चुनाव किया। ये बहुत याद रखने वाली चीज है। वैसे तो आपने अगर ये एक बार समझ लिया है तो उसमें ज्यादा कुछ समझने के लिए है नहीं। चलिए अगला देखते हैं कि आसियान का झंडा कैसा है। आसियान जो एक संगठन है, उस आसियान संगठन का झंडा कैसा है? झंडा ही वो प्रतीक होता है जिसके माध्यम से उस संगठन को पहचाना जाता है। तो आसियान का झंडा कैसा है देख लेते हैं। झंडा क्या है? आसियान के झंडे में धान की 10 बालियां, क्या है? धान की 10 बालियां दक्षिण पूर्व के 10 देशों का प्रतीक है। 10 देशों का ये प्रतीक है, धान की 10 बालियां। और इन 10 बालियों से ही, और झंडे पर एक वृत्त बनाया गया है, एक गोला बनाया गया है। वो गोला क्या है? इनमें एकता का प्रतीक है। तो आपसे अगर कोई पूछा जाए कि आसियान के झंडे में क्या है, तो 10 धान की बालियां हैं और धान की बालियों के साथ एक रिंग बनाया गया है, जो रिंग इनमें एकता का प्रतीक है। तो ये याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आसियान का झंडा और यूरोपियन संघ के झंडे से कई बार क्वेश्चन बन चुके हैं, इसलिए इसको आप नहीं छोड़ेंगे। चलिए अब देख लेते हैं कि यूरोपीय संघ के झंडे में कितने सितारे हैं। कई बार आया हुआ क्वेश्चन है कि यूरोपीय संघ का जो झंडा है उसमें कितने सितारे। तो यूरोपीय संघ के झंडे में 12 सितारे हैं। कितने हैं? 12 सितारे हैं। यूरोपीय संघ के झंडे में 12 सितारे हैं। ठीक है, क्लियर? चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि यूरोपीय संघ के वो 2 देश बताइए
जिनका जो सुरक्षा परिषद यानी कि यूएनओ की सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं, यूरोपीय संघ के वो 2 देश जो संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं। तो याद करिए कौन से हैं, नहीं आ रहा? चलिए मैं बता देता हूं। ग्रेट ब्रिटेन, नंबर 1 ग्रेट ब्रिटेन और दूसरा फ्रांस। ये 2 ऐसे देश हैं जो यूरोपियन संघ में भी हैं और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थायी परिषद, सुरक्षा परिषद की जो स्थायी सदस्यता है वो उनके पास है। तो वो यूएनओ में भी शक्तिशाली हैं, अति शक्तिशाली हैं, और फिर वो यूरोपियन संघ में भी हैं। तभी यूरोपियन संघ को ज्यादा मजबूत, अधिक शक्तिशाली माना जाता है। ठीक है ना? कौन से देश हैं वो 2? ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस। इन दोनों देशों को आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार ये पूछ लिए जाते हैं। इसी में आता है कि यूरोपियन संघ के पास क्या है? यूरोपियन संघ, अगला क्वेश्चन है, यूरोपियन संघ के पास कौन सी आर्थिक शक्ति है, या वो कौन सी आर्थिक शक्ति के रूप में माना जाता है? तो इसका आंसर हुआ, क्या आंसर हुआ? यूरोपियन संघ विश्व की दूसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति है। विश्व की दूसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति है यूरोपियन संघ। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हां, लेकिन इससे भी इंपॉर्टेंट चीज है कि प्रत्येक जो संघ बनता है वो संघ एक घोषणा के पश्चात बनता है। अगर आपको वो घोषणा याद नहीं है तब आप फंस जाएंगे। इसलिए हमारा अगला क्वेश्चन यहीं से आ रहा है कि बैंकॉक घोषणा पत्र क्या है? क्या है? क्वेश्चन है बैंकॉक घोषणा पत्र क्या है? बैंकॉक घोषणा पत्र से आसियान का गठन हुआ, यानी कि आसियान का जो गठन हुआ वो किससे हुआ? बैंकॉक घोषणा पत्र से हुआ। याद रखिएगा कि आसियान का गठन किससे हुआ? बैंकॉक घोषणा पत्र के माध्यम से हुआ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन भारत से संबंधित है। क्वेश्चन है कि भारत ने आसियान के किन देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौता किया है? आसियान के कुछ देश ऐसे हैं जिनके साथ भारत ने मुक्त व्यापार समझौता किया हुआ है। तो वो कौन से देश हैं? चलिए हम लोग देख लेते हैं कि भारत ने आसियान के थाईलैंड तथा सिंगापुर के साथ मुक्त व्यापार समझौता किया है। किसके साथ? थाईलैंड तथा सिंगापुर के साथ। याद रखिएगा, पूछ लेता है, थाईलैंड तथा सिंगापुर के साथ भारत ने क्या किया है? मुक्त व्यापार समझौता किया है। ठीक है, चलिए ये छोटे इंटर लेवल पे तो नहीं, लेकिन हां कंपटीशन की किसी भी आप परीक्षा में बैठेंगे उसमें जरूर आता है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि आसियान के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। आसियान के सदस्य देशों की संख्या और उनका नाम बताइए। तो सीधा चलिए, संख्या क्या, उनका नाम ही लिख लीजिए। नाम कौन कौन से हैं उनके? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, म्यांमार और ब्रुनोई। ठीक है ना? कितने हो गए? इंडोनेशिया 1, मलेशिया 2, फिलीपींस 3, सिंगापुर 4, थाईलैंड 5, वियतनाम 6, लाओस 7, कंबोडिया 8, म्यांमार 9 और ब्रुनोई 10। अभी हमने आपको बताया था कि 10 धान की वो बालियां उनकी एकता का प्रतीक हैं जो बताती हैं। तो कितने सदस्य हैं? 10 सदस्य देश हैं। कौन कौन से हैं? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, म्यांमार और ब्रुनोई। ठीक है ना? तो ये याद रखिएगा, कई बार पूछ लिया जाता है। चलिए, जैसा हमने पढ़ा अभी कि बैंकॉक घोषणा पत्र से आसियान बना, वैसे ही यूरोपियन संघ, अगला क्वेश्चन है कि यूरोपियन संघ का गठन कैसे हुआ?
कैसे हुआ यूरोपियन संघ का गठन? तो इसके लिए आपको क्या पढ़ना है? वो संधि आपको याद करनी है। तो वो संधि कौन सी है? maastricht संधि। maastricht संधि जो फरवरी 1992 में हुई। कब हुई? फरवरी 1992 में हुई। इसके माध्यम से क्या हुआ? यूरोपीय संघ का गठन हुआ। तो याद रखिएगा, वहां बैंकॉक घोषणा पत्र और यहां पर maastricht संधि को भी आप जैसे मॉन्ट्रियल संधि भी कभी कभी बोल देते हैं, उसका के माध्यम से यूरोपीय संघ का गठन हुआ। ठीक है, क्लियर है ना? ठीक। और एक चीज कभी कभी और पूछ ली जाती है, कहा जाता है कि किस संधि के माध्यम से यूरोपीय आर्थिक संगठन का निर्माण हुआ। अगर वो पूछा जाए तो उसमें क्या आएगा? रोम की संधि। कौन सी? रोम की संधि। ठीक है, चलिए अब सीधा आगे चलते हैं कि इराक पर आक्रमण के किन दो देशों ने अमेरिका का साथ नहीं दिया? ये जो देश आपको दिखाए जा रहे हैं, इन देशों में से कौन से दो देश ऐसे हैं जिन्होंने अमेरिका का जो इराक पर आक्रमण था उसका साथ नहीं दिया था? वो कौन से देश हैं? नंबर 1 जर्मनी और नंबर 2 फ्रांस। जर्मनी और फ्रांस ने अमेरिका के इराक पर आक्रमण का समर्थन नहीं किया था। ये सारी चीजें हम लोग पढ़ते जा रहे हैं। अब हम लोगों को देखना है अगला जो क्वेश्चन है हमारा कि आसियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? आसियान जो बना उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? किस उद्देश्य? प्रत्येक संगठन एक उद्देश्य को लेकर बनता है, तो आसियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आसियान का मुख्य उद्देश्य है तेज आर्थिक विकास के माध्यम से। क्या? तेज आर्थिक विकास के माध्यम से सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास प्राप्त करना। क्या करना? तेज आर्थिक विकास के माध्यम से सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास भी प्राप्त करना, यह आसियान का मुख्य लक्ष्य है। ये सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हैं, और जो क्वेश्चन जो लॉन्ग आंसर टाइप और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जिनके बारे में हम यहां पर चर्चा नहीं कर पाए हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबे हो जाते हैं, बहुत विस्तार हो जाता है, इसलिए हमें छोटा करना पड़ता है, और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके बारे में हम लोग यहां चर्चा करते हैं। तो ये चर्चा हम यहीं तक रखेंगे, लेकिन इसके अन्य जो बड़े क्वेश्चन हैं उनके नोट्स हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ रहे हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप इसके नोट्स को पढ़ सकते हैं। हमने आपसे कहा था कि सारे नोट्स हम आपको उपलब्ध करवाएंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध कराएंगे, एक पैसा उसका नहीं लगेगा। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उन नोट्स को पढ़ सकते हैं। आज यहीं तक, कल हम नए अध्याय के साथ पुनः उपस्थित होंगे। धन्यवाद।